Thank you. So we will start with this next method, which is applicable for vertical loads. So now in this method, substitute means we are finding out the only the part of the frame for the analysis. Instead of analyzing the whole frame, we are analyzing the part of the frame. That's why it is called as a substitute frame. तो यहाँ mention किया है substitute frame means analyzing the small portion of the frame rather than analyzing the whole frame. ठीक है, तो ये अपन अपन ऐसे क्यों करते हैं, थोड़ा ही पार्ट क्यों एनालाइज करते हैं? सो एज इट इज ऑब्जर्व दैट कि द मूवमेंट कैरिड फ्रॉम फ्लोअर टू फ्लोअर थ्रू कॉलम्स आर वेरी स्मॉल. मीन्स क्या कि, और यू कैन से इट इन अदर वेज, the movement in one floor have a negligible effect of the movement of the floors above or below it. That what is mean by this कि just I will show you it with the diagram. Okay, so these two are the beams, or this one is a multi-story frame, one bay multi-story frame. तो यहाँ जो ये बीम पे जो मोमेंट आएगा, so moment acted on this beam uh, will not be get carried by these columns. तो ये बीम पे जो मोमेंट आएगा मीन्स वॉट एवर द मोमेंट इज जनरेटेड ऑन दिस बीम, सो दिस आर यूज टू फाइंड आउट द स्टीफनेस. ठीक है, तो ये अपन ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में देखा है. सो हियर वी विल यूज दैट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो अभी आपको कौन कौन से टाइप के यहाँ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और क्या क्या पूछेंगे फॉर ड्यूरिंग द एनालिसिस. दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मोमेंट, maximum bending moment in the beam. Maximum bending moment means maximum positive bending moment. Positive bending moment means moment carried by the beam. तो बीम में मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आएगा, या फाइंड आउट द कंडीशन इन सच वे दैट द बीम विल कैरी द मैक्सिमम मोमेंट. ये आपको ऐसे आपको एग्जाम में पूछेंगे. ठीक है, तो जब आप सब्स्टिट्यूट फ्रेम करते हो तो आप क्या करते हो, पूरे फ्रेम का, इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है, उसके नीचे भी फ्रेम हो सकता है. ठीक है, so what we do, we just cut the column above to that frame and below to that floor. ओके, ये फ्लोर के ऊपर के कॉलम अपन हाफ पोर्शन में कट करते हैं, नीचे के कॉलम्स वी आर कटिंग इट अप टू एट अ हाफ पोर्शन. ठीक है, एंड देन वी आर असाइनिंग द फिक्स सपोर्ट टू दैट कॉलम. सो दिस विल बिकम अवर वन सब्स्टिट्यूट फ्रेम. ठीक है, और जब यहाँ पूछा है आपको टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर बीम, तो यहाँ अगर बीम ए बी में पूछा है, सो वी विल अप्लाई द लोड ऑन दैट बीम. तो वो लोड कौन सा अप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आपको डेटा में दिया है, गिवन डेटा में जो कुछ भी डेड लोड दिया है, जो कुछ भी लाइव लोड दिया है, so that load we will apply it on that particular beam. So वो बीम पे आप लोड अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दैट बीम विल बेंड एंड वी विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस बीम. ठीक है, so this will be the one condition if in your numerical it is asked to find out the maximum bending moment on the beam. ठीक है, now in the second case they will ask you to find out the maximum negative bending moment. Maximum negative bending moment either in the beam और इन द कॉलम. ठीक है, तो यहाँ ए के यहाँ मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट पूछेंगे, या फिर बीम में सी पॉइंट के यहाँ मीन्स बीम में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछेंगे. सो हाउ वी विल गेट दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन दैट फ्रेम. तो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ये बीम में अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो ऑब्वियसली वो बीम छोड़ के बाकी उसके एडजेसेंट बीम के आपको लोड अप्लाई करना पड़ेगा. सो इन दैट केस योर बीम विल बेंड लाइक दिस, ऐसे बेंड हो जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस पोर्शन विल गोज इनटू द मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट. तो इसीलिए बीम को लोड ना देके बीम के एडजेसेंट साइड पे आपको लोड देना पड़ेगा. सो योर बीम विल गोज इनटू द negative bending moment. Okay,
सो नेगेटिव मीन्स हॉगिंग एंड पॉजिटिव मीन्स सैगिंग, तो यहाँ ये हॉगिंग में चला जाएगा। देन नेक्स्ट केस, कॉलम पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो कॉलम में सपोर्ट पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए मैक्सिमम, सो ऑब्वियसली वो सपोर्ट पे आपको ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एट ई सपोर्ट पे आपको फाइंड आउट करना है। सो वी विल अप्लाई द लोड ऑन आइदर साइड ऑफ दैट सपोर्ट। लेफ्ट साइड के बीम पे भी लोड अप्लाई करेंगे, राइट साइड के बीम पे भी लोड अप्लाई करेंगे टू गेट द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट दिस लोकेशन। ओके, these are the conditions for which we can analyze that substitute frame. So have you got them, or have you understood where we have to apply the load when it is asked us to find out the either maximum bending moment or maximum positive और negative bending moment? ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू गौरव। स्टिल आपको कंफ्यूजन होगा, देन व्हेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा इनिशियल स्टेज में ये कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि अभी तक सॉल्व ही नहीं किया, वी आर जस्ट लुकिंग ऑन द थियोरी। तो वंस यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल यू विल गेट आइडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द कॉलम। सो ये कॉलम में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको अल्टरनेटिव, हर एक कॉलम में अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, सो यू नीड टू अप्लाई द लोड अल्टरनेटिवली ऑन ईच फ्रेम। तो आपको अगर ये अभी 3 बे का है, फिर 4 बे का दिया या 5 बे का दिया, तो एक बीम छोड़ के दूसरे बीम के आपको लोड अप्लाई करना है, फिर ये बीम छोड़ के दूसरे बीम पे लोड अप्लाई करना है। देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट। कैसे मैक्सिमम मिलेगा? देखो, यहाँ आपका क्या होता है, ये भी साइड से मोमेंट आता है, ओके, एंड ये भी साइड से मोमेंट आता है इफ़ यू अप्लाई द लोड ऑन आइदर साइड। ओके, तो ये भी साइड से आपका मोमेंट आएगा अगर यहाँ मैंने लोड अप्लाई किया तो क्या होगा, दिस टू मोमेंट्स विल गेट कैंसल्ड विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, एंड थोड़ा ही मोमेंट यहाँ सेंटर पे एक्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब अप्लाई होगा, जब आप अल्टरनेटिवली अप्लाई करोगे। तो यहाँ से आपको पूरा, यहाँ से जितना अगर आपको सपोर्ट पे जितना कुछ भी मोमेंट मिलता है और ये साइड से कुछ भी नहीं मिलेगा, सो टोटल दिस होल मोमेंट विल एक्ट ऑन द कॉलम। so when we will apply the alternative load on the column, so we will get the maximum bending moment on every column. ठीक है, so these are the condition that we can vary the load on that particular frame to get the maximum moment uh, at the certain locations or at the on the certain beams. तो जैसे मैंने आपको बोला था, दिस 3 मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूट मेथड, पोर्टल फ्रेम मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड आर अप्रोक्सीमेट मेथड। एंड व्हाई वी रिक्वायर दिस टाइप ऑफ मेथड, कि एक ही बीम पे आपको मैक्सिमम लोड क्यों चाहिए, या फिर एक ही कॉलम पे आपको मैक्सिमम मोमेंट क्यों फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, टू फाइंड आउट द इकोनॉमिकल और to find out the or to analyze the construction cost or the uh, of that particular building, we need to go with this approximate method. तो substitute frame method, then cantilever method and portal frame method. so ये 3 मेथड से अपन फास्टली एनालाइज करके वो पर्टिकुलर बीम स्ट्रक्चर का अपन कॉस्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट एक ही बीम का मैक्सिमम क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि सम केसेस इट मे हैपन दैट कि वी नीड टू डू द रेट्रोफिटिंग करना पड़ता है, या समटाइम in the structure we come to know that कि we have a we have a critical location at that particular beam. ओके, रेट्रोफिटिंग मीन्स क्या, जो कुछ भी आपने स्ट्रक्चर पहले से कंस्ट्रक्ट करके रखा है, सो टू डू द री स्ट्रेंथनिंग मीन्स उसको फिर से आप थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसको तोड़े बिना उसको फिर से साइड से यू गो फॉर द कॉन्क्रीटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक अ बीम, और एक सिंगल कॉलम होगा तो उसको तोड़ते नहीं है, बट उसका
फिर से साइड से कंक्रीटिंग करते हो, सो उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर कॉलम पे लोड फाइंड आउट करना पड़ता है, सो टू डू द रेट्रोफिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम या फॉर दैट पर्टिकुलर बीम, ठीक है। या फिर कैसे होता है, सपोज इफ आई एम एनालाइजिंग दिस फ्लोर, सो आई मे कॉल इट एज अ 10th फ्लोर, तो ये 10th फ्लोर का मैं बीम एनालाइज कर रही हूँ, सो आई विल नॉट गोइंग टू अप्लाई द लोड ऑन होल कॉलम और सॉरी होल बीम, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये डिज़ाइनिंग एज आई नो दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट मेथड, तो मैं हर जगह के बीम का साइज चेंज नहीं करूँगी, सो आई विल मेंटेन द साइज ऑफ दैट बीम ऑफ यूनिफॉर्म साइजेस, ओके। तो ये बीम का जो साइज होगा वही यहाँ रखूँगी, वही यहाँ रख करके मैं एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस फाइंड आउट करूँगी। तो इसमें से मैं आई विल फाइंड आउट द क्रिटिकल कंडीशन फॉर द मोमेंट, तो क्रिटिकल मीन्स मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इतना ही मैं फाइंड आउट करूँगी। जो मोमेंट ज़्यादा होगा उसके लिए ये मैं पूरा बीम एनालाइज करूँगी और डिज़ाइनिंग करूँगी, और उसके अकॉर्डिंगली मैं फास्ट बाकी सारे फ्रेम्स का करके एक रफ आइडिया आई विल फाइंड आउट टू गेट द कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम। तो इसीलिए अपन एक पर्टिकुलर critical means we are finding out the maximum moment at certain locations, ठीक है। so hope you understand the mechanism behind to use the substitute frame method। ये समझ में आया आप लोगों को क्यों करना है और ऐसे ही क्यों करते हैं। So that we can get the maximum bending moment at the beam. That is what we are finding out ना, this is the condition which we assume कि मैक्सिमम पॉजिटिव मुझे मोमेंट चाहिए और मैक्सिमम निगेटिव मोमेंट चाहिए, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम ओनली, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, so now we will see the numerical on it। okay, so this is the numerical, the total now in this numerical the total dead load is 12 kilonewton per meter is given, then total live load is 20 kilonewton per meter is given। Analyze the frame for the mid span positive bending moment on the BC beam, तो यहाँ मुझे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, ओके। सो हाउ आई विल गेट द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ओवर हियर, व्हेन आई विल अप्लाई द लोड ऑन दिस बीम ओनली, ठीक है। ये बीम पे ही जब मैं लोड अप्लाई करूँगी, जो कुछ भी मुझे गिवन डेटा में दिया है, सो दैट लोड आई विल अप्लाई ऑन दिस बीम टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। अगर निगेटिव चाहिए इसमें, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई द लोड ऑन ए बी एंड आई हैव टू अप्लाई द लोड ऑन सी डी, ठीक है। सो आई विल अप्लाई द लोड ऑन ए बी एंड सी डी टू गेट द negative moment over here, but in my numerical statement it is asked me to find out the moment at the positive moment on the beam, so I will apply the load on this beam only, ठीक है। तो अभी ये कैसे करेंगे, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले ये जो फ्रेम दिया है, देन आई विल कट दिस फ्रेम, ये फ्लोअर पे मैं कट करूँगी, आई विल कट दिस फ्रेम ऑन दिस फ्लोअर। एक मिनट, हेलो, हाँ। तो अभी कैसे करेंगे अपन, 1 सेकेंड, हाँ। सो फॉर दिस होल फ्रेम नाउ बीसी के लिए फाइंड आउट करना है, सो वी विल कट दिस बीम, ये पूरा फ्लोर अपन कट करेंगे। हाउ वी विल कट दैट, द हाफ टॉप half column we will cut and the bottom half column we will cut, and we will apply the fixed support that both the at all the column। तो ये in this form we made a substitute frame for that floor, ठीक है। तो ये ए बी सी डी फ्लोर के लिए पहले मैंने सब्सटीट्यूट फ्रेम बना लिया, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई द लोड ऑन बी सी, बट कौन सा लोड अप्लाई करना है, सी हियर, we will apply the load 20 plus 12 on the BC and other beams
12 किलो न्यूटन। तो ये क्यों किया मैं बताती हूँ आपको। सी, for our case we have a dead load 12 किलो न्यूटन and live load is of a 20 किलो न्यूटन। ठीक है, live load 20 है and dead load 12 है। सो यहाँ अपन ने क्या किया है, वी अप्लाई द ब्लू कलर में जो मैंने लोड दिखाया है, सो दिस ब्लू कलर लोड इज अ डेड लोड विच इज ऑफ अ 12 किलो न्यूटन पर मीटर, and this black color load is of a live load which is of a 20 kilo newton per meter। ठीक है, so now you learn that what is the meaning, what is mean by dead load and what is mean by live load in the second year itself। तो डेड लोड क्या है, जो आपके स्ट्रक्चर पे फिक्स लोड आता है, ओके, जो परमानेंटली वहाँ लोड होता है, ओके, सो दैट टाइप ऑफ लोड वी आर कॉलिंग इट एज अ डेड लोड। तो वो कौन कौन सा हो सकता है, द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर will be the dead load, then the wall on that particular structure will be the dead load। So these are the dead load which we are considering on the structure। तो ऑब्वियसली ए बी बीम का खुद का वेट यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, बी सी बीम सी डी बीम का खुद का वेट यहाँ रहेगा ही रहेगा, इट विल रिमेन एवरी टाइम। दिस विल नॉट हैपन कि यहाँ डेड लोड आएगा ही नहीं और पूरा लोड यहाँ जाएगा, तो यहाँ पूरा स्ट्रक्चर नलीफाई तो नहीं होगा, मीन्स ऐसे होगा ही नहीं कि सीढ़ी पे पूरा जीरो लोड एक्ट हो रहा है, क्योंकि डेड लोड इज द फिक्स लोड एंड इट विल एक्ट एट एवरी टाइम। तो इसीलिए अपन ने डेड लोड थरोली अप्लाई किया और थ्रू आउट द फ्लोवर वी अप्लाइड दैट डेड लोड ऑन आवर ए बी सी डी बी। ठीक है, बट विच लोड इज वी कैन वेरी, सो वी कैन वेरी ओनली द लाइव लोड। तो मैंने क्या किया, बस लाइव लोड बी सी पे दिया rather to giving it on the AB and CD। अभी लाइव लोड किसको बोलेंगे, सो लाइव लोड इट मे बी ऑफ अ लिविंग बींग्स, इट मे बी ऑफ अ फ्लेक्सिबल फर्नीचर, इट मे बी ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, ओके, सो दिस विल कम्स अंडर द लाइव लोड। तो यहाँ ऐसे हो सकता है कि why we are finding out the critical moment over here कि sometime it may happen कि if the on this floor it may happen that the some parties is going on at this location। ठीक है, तो ये लोकेशन पे कुछ पार्टी चल रहा है, तो द एवरीवन हैज गैदर्ड ओवर हियर एंड दे वेयर एंड इवन द live load and to have an arrangement of that party we allotted all the flexible furniture over here। तो ये केस में क्या होगा, सबसे क्रिटिकल मोमेंट बीसी बीम पे आ जाएगा। तो फिर दैट वी अज्यूम्ड इट ओवर हियर कि बीसी बीम पे पूरा लाइव लोड है और ड्यूरिंग वही टाइम अगर अर्थक्वेक आता है तो आपका बीम ये आपका पूरा वो लोड रेजिस्ट करने के लिए दैट मच ऑफ स्टबर्न होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए अपन ये क्रिटिकल कंडीशन अज्यूम करते हैं। ठीक है, सो हियर व्हाट वी डिड, डेड लोड वी असाइंड फॉर होल बीम एंड लाइव लोड वी असाइंड इट ओनली ऑन अ बीसी बीम, क्योंकि उस पर आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी असाइन द बी लोड लाइक दिस। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Thank you, Gaurav. For others, whether you understood this? Yes, ma'am. ओके अधीरज, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले एक तो सब्स्टिट्यूट फ्रेम फाइंड आउट किया, देन आफ्टर दैट वी अप्लाइड द लोड ऑन दैट सब्स्टिट्यूट फ्रेम। ओके, नाउ वी विल एनालाइज दिस फ्रेम विद द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एनालाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर दिस ए बी बीम। तो ये क्या आएगा, WL²/12 फॉर दिस बीम। देन फॉर BC बीम के लिए फिर से WL²/12। ठीक है, तो ये टोटल लोड आएगा 20 + 12 विल बी 32, सो द 32L²/12। देन फॉर CD बीम के लिए मीन्स आई एम टेलिंग अबाउट बोथ दी सपोर्ट्स just by inserting the minus sign, okay, and by removing a minus sign on the right support। तो वो आएगा फिर से WL²/12 यहाँ से। ठीक है,
So we found out a fixed end moment at each support, then we will use moment distribution method. तो moment distribution method में second step अपना क्या आता है, find out the distribution factors. Okay, so here we made a table to find out the distribution factors. तो देखो यहाँ क्या कैसे किया है, पहले joint A के यहाँ पे कौन कौन से member आते हैं, that I marked it over here. तो now in our substitute frame जॉइंट ए के यहाँ कुछ कौन कौन से मेंबर आते हैं, एक तो ये टॉप का कॉलम आता है, देन दिस ए बी बीम आता है, एंड दैट दिस बॉटम कॉलम विल गेट ऑकर्ड ओवर देयर. ठीक है, तो उनका नाम क्या है, ए आई, ए बी एंड ए ई. दीज आर द थ्री मेंबर्स विल कम एट दैट लोकेशन, ए ई, ए बी एंड ए आई. ठीक है, सिमिलरली बी सपोर्ट के यहाँ कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, तो बी सपोर्ट के यहाँ आपको मेंबर्स मिलेंगे ए बी, BC, then this column and this bottom column. ठीक है, तो this AB, BC, this BF and BJ. ठीक है, then C support के यहाँ फिर से वो 4 कॉलम आ जाएंगे. At the C support we will get that 4 columns. Then at D support we will get that 3 members. ठीक है, so D के यहाँ 3 members, C के यहाँ all 4 members. Now for our A support, all the 3 beams are fixed. So the stiffness factor that all 3 beam is 4 EI by L. All 3 members 4 EI by L, 4 EI by L and 4 EI by L. So the length of top and bottom column, ये top and bottom column का length कितना आएगा, full length, it is 4 and 4. Okay, और ये beam का length कितना आएगा, 6. So यहाँ length डाला दिया 4 and 4 for the columns, and for the beam it is 6, and then we found out the stiffness values. ठीक है, then उनको सबको add किया तीनों को, so we will get the relative stiffness. Okay, and this stiffness of that member divided by total stiffness will gives us a distribution factor. ठीक है, फिर ये 2/3 EI divided by 2.66 will gives us a distribution factor, and same way इसके लिए अपन ने distribution factor find out किया. ठीक है, now these things we repeat it for the all 3 members, all 3 joints के यहाँ पे जितने members है, so this same method we implemented for all the members. तो यहाँ अपन ने हर जगह पे फिक्स सपोर्ट कंसीडर किया है, तो हर जगह पे 4 EI by L आ रहा है, 4 EI by L ही आ रहा है everywhere. But L is changing whether it is a beam or column, accordingly we change the length. ठीक है, तो हर जगह पे 4 EI by L ही आ रहा है. Then सबके stiffness values मिल गए, then we added them, we got the total relative stiffness, then dividing each stiffness with total stiffness we got the distribution factor. ठीक है, तो अभी मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे ही ब्लू पेन से अंडरलाइन किए हैं मेंबर्स को. सो वी विल यूज ओनली दैट मेंबर फॉर द फर्दर एनालिसिस. ठीक है, तो ये मेंबर्स कौन से है, देखो ए बी या बी ए, इट विल बी अ सेम ए बी एंड बी ए. ठीक है, देन बी सी एंड सी बी मीन्स ए बी बी सी, देन सी डी एंड डी सी मीन्स सी डी ओनली. तो दिस 3 मेंबर्स. ओके, सो ये कौन से है, A, B, B, C and C, D. So that means I considered only a beam members for my further analysis. That's why I marked it with the blue pen. ठीक है, और I marked the blue underline for that particular members. तो ये आ जाएंगे A, B, B, C वाले, तो उनका ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में कंसिडर करूँगी फॉर माई नेक्स्ट एनालिसिस. ठीक है, तो यहाँ फिर आप बोलोगे कि सबका स्टीफनेस क्यों फाइंड आउट किया. सो ऑब्वियसली द स्टीफनेस एट दिस जॉइंट इज इंक्लूडेड इफेक्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स. ठीक है, तो मैंने इनका स्टीफनेस कंसीडर ही नहीं किया और बस ए बी का स्टीफनेस कंसीडर किया, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि that stiffness will be the included effect of all the member. इसीलिए पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, सो यू नीड टू फाइंड आउट द स्टीफनेस फॉर एवरी मेंबर विच इज़ कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर जॉइंट. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फिर बीम का ही एनालिसिस करना है, तो बीम के ही मेंबर को आप नेक्स्ट इसमें कंसिडर करोगे. ठीक है, सो नाउ हियर आई मार्क्ड दैट बीम ए बी बी सी एंड सी डी. देन आई मार्क द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ दैट बीम. ए बी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आ रहा है मेरा, 0.25
then 0.2, so 0.25, 0.2, then BC and CB का आ रहा है, BC is 0.2 and CB is again 0.2, so 0.2, 0.2, okay. Then CD and DC is 0.2 and 0.25, so here I marked it 0.2 and 0.25. Then I will mention all the fixed end moment over here, okay. अभी यहाँ मेरे एंड सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड नहीं है तो मैं ये ज़ीरो नहीं करूँगी, ओके. तो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल डायरेक्टली यूज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है. तो यहाँ क्या है, -36 है, -36 को मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो कुछ भी वैल्यूज़ आती है, सो दैट वैल्यू इज़ 9, सो आई मार्क इट विद द रिवर्स साइन ओवर हियर, ठीक है. तो ये रिवर्स साइन से यहाँ मार्क किया. Then same way I added this, I will add these two values together, so I will get one negative value, so that negative value I will multiply it with 0.2 and I will assign it on every beam or at that connection, ठीक है, with the minus sign, sorry, with the opposite sign. तो ये मुझे माइनस वैल्यू मिल रहा था जो कुछ भी 36 माइनस 96 करके, तो ये मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया उसको एंड देन आई गॉट द प्लस वैल्यू ओवर हियर. आई गॉट द माइनस वैल्यू बट आई चेंज साइन एंड आई साइंड इट विद द अपोजिट साइन ओवर हियर, ठीक है. तो हर जगह पे मैंने वैसे किया. फिर मैंने क्या किया, फिर से उसका हाफ अ मोमेंट आई ट्रांसफर्ड विद द सेम साइन, ठीक है. यहाँ प्लस है तो प्लस से ही ट्रांसफ़र किया, यहाँ माइनस है तो माइनस से ही ट्रांसफ़र किया. सो व्हेन आई यूज दिस एरोस और आई यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मोमेंट, देन आई विल ऐड देम टुगेदर. सो एक इटरेशन हुआ मेरा, ठीक है. तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट मेथड में आपको बस 2 ही इटरेशन करने हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टॉप एनालाइजिंग दिस फिक्स्ड एंड मोमेंट एट एवरी सपोर्ट, ठीक है. तो आपको कितने इटरेशन करने हैं, हमेशा 2 ही करने हैं. जैसे अपन एक्चुअल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में 4 या 5 तक करते थे इटरेशन, सो दैट वी विल नॉट डू इन द सब्स्टिट्यूट फ्रेम. इट इज़ मेंशन टू डू ओनली 2 इटरेशन, ओके. क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट मेथड ही है, तो बस अब 2 इटरेशन पे स्टॉप करते हैं एंड देन वी विल गेट द मोमेंट्स लाइक दिस, ओके. नाउ as we are only interested in this BC beam, because in numerical statement it is asked us to find out the moment for BC beam only, so we are interested only on these 2 moments. तो फिर मैंने यहाँ मार्क किए वो दोनों मोमेंट को, उस पे जो 32 किलो न्यूटन का जो यूडीएल आ रहा था वो मार्क किया एंड आई फाउंड आउट द मोमेंट एट मिड स्पैन. यहाँ मिड स्पैन पे मोमेंट फाइंड आउट किया एंड दैट मोमेंट इज 57 इज द critical moment or the maximum bending moment on this AB beam.